हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है पार्ट 4 उस सीरीज़ का जहां पर हम CUET PG साइकोलॉजी में उन कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं जो कि हमारे फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए ज़रूर। अगर पार्ट 3 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भागकर उसकी तरफ आप जा सकते हो। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना वीडियोज़ पर। तो जब हम इस इमेज को देख रहे हैं तो क्या चीज़ हमें दिख रही है? क्या हमें नोटिस हो रही है ये बॉटल जो कि दूसरों से डिफरेंट है? अगर हाँ तो हम बात कर रहे हैं वॉन रेस्टोर्फ इफेक्ट की, जिसे आइसोलेशन इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसमें हम करते क्या है कि हम डिस्टिंक्ट आइटम होने की वजह से चीज़ को ज़्यादा याद रख पाते हैं एज कम्पेयर टू ऐसी चीज़ें जो कि उतनी डिस्टिंक्ट नहीं थी, सेम थी। तो ये अलग होने की वजह से ही हमारी अटेंशन को खींच गई, और उसकी वजह से हम जब इसको याद रखेंगे तो ये मेमोरी में रहेगी काफ़ी टाइम तक और ईज़ियर होगा इसको रिमेंबर करना। बात करें स्लीपिंग की तो हमें सोना तो पसंद है, लेकिन बीच बीच में जो ये ब्रीफ बर्स्ट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी हो जाती है ना, जिसे हम कहते हैं स्लीप स्पिंडल्स, क्या हमें पता है ये कब होते हैं? ये होते हैं स्टेज 2 में, नॉन रेम स्लीप में। स्पिलओवर हाइपोथेसिस क्या है? ये है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी से रिलेटेड, जहाँ पर ये कहा जाता है कि लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक चीज़ें ना केवल हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये हमारे परसेप्शन को शेप भी कर रही होती हैं। इन्फ्लुएंस बहुत मेजर यहाँ पर लैंग्वेज का होता है, हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे वर्ल्ड को देखने के तरीके पर। तो एक ऐसी थेरेपी टेक्निक जहाँ पर एक्सपोजर जो है वो प्रेफर किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट का, जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, ये कहलाती है लाइट थेरेपी, और ये इफेक्टिव होती है SAD के केस में। वैसे में एक्सपोजर अगर दिया जाए तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी रिड्यूस हो जाती हैं, साथ ही डिप्रेशन भी रिड्यूस होने लग जाता है। मेटाबॉलिज्म का नाम आपने कहाँ सुना है? ये है एक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर आपको दूसरा टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म पता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो जब हमारे पास आती है कोई प्रॉब्लम तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक्यूमुलेटेड नॉलेज यानी प्रीवियसली एक्जिस्टिंग नॉलेज के पास जाते हैं, उसको विजिट करते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को निकाल कर लाते हैं ताकि सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम्स को। ये वाला जो प्रोसेस चलता है जहाँ पर एक्यूमुलेटेड नॉलेज को रेफर किया जा रहा है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये कहलाता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का प्रोसेस। जबकि जहाँ पर ब्रेन जो है वो एक्यूमुलेटेड नॉलेज को नहीं यहाँ पर एक्सेस करने दे रहा, या आप नहीं कर रहे और क्विक थिंकिंग कर रहे हो एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि नहीं है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड नॉलेज का सहारा आपके पास नहीं है, तो ये इंटेलिजेंस कहलाएगी फ्लूइड इंटेलिजेंस। यहाँ पर आप नए तरीके से अप्रोच कर रहे हो प्रॉब्लम को। लिम्ब जब रिमूव कर दिए जाते हैं पेशेंट के, और उसका ब्रेन जो है वो स्टिल उस लिम्ब को परसीव करता है, फील करता है, सेंसेशन उसको फील होती है, तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये कहलाता है फैंटम लिम्ब। तो सटाइटी सेंटर जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ होता है? ये पाया जाता है ब्रेन में, और ये क्या है? ये हमें बताएगा कि कब हमें खाना नहीं खाना, कब हमें भूख नहीं लग रही। तो ये वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में होता है, जहाँ पर आप ये देखते हो कि हंगर और थर्स्ट जैसे बायोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। रिले स्टेशन जो कि है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का, यानी सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी और इसके बाद ब्रेन के और रीजन्स में जाएगी, तो ये रिले स्टेशन है थैलेमस। विजुअल प्रोसेसिंग के लिए जो लोब रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। तो जब हम एक ऐसे टेस्ट को देते हैं जहाँ पर हमारे सामने कुछ वर्ड्स को रखा जाता है, बोला जाता है, और हमें हमारे दिमाग में आने वाले वर्ड्स को बताना होता है, तो ये जो एसोसिएशन है ना, ये कहलाती है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पर इसको देने का श्रेय जाता है कार्ल यूंग को, जिन्होंने 100 वर्ड्स का यूज़ किया था। ये चीज़ें या ये वर्ड्स यूज़ क्यों किए जाते हैं? ताकि पर्सन के अंदर मौजूद मटेरियल जो कि उसके सबकॉन्शियस में है उसको निकाला जा सके। तो अब जब मेमोरी की बात हम करते हैं तो ये वाली जो इमेज है इसको देखकर आपको भी अगर फॉरगेटिंग कर्व याद आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। अगर नहीं तो ये है फॉरगेटिंग कर्व, और यहाँ पर हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है इसको दिया था हरमन एबिंगॉस ने। साथ ही इन्होंने एक वर्क किया था जिसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका जो ट्रांसलेशन बनता है वो है मेमोरी अ कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर ये मेजर वर्क है और हरमन एबिंगॉस का नाम बहुत ही फेमस है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये वाला टर्म, ये कहाँ यूज़ होगा? ये यूज़ होगा जब हम बात करेंगे ऑस्मो रिसेप्टर्स की, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स जिनका रोल होता है हमारे
थर्स्ट मोटिवेशन में। तो हमें जब प्यास लगती है ना, तब यही वाले रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिव होते हैं। ये होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो यहीं पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। माइलिनेशन यानी माइलिन शीथ का बनना पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कौन कर पाता है ये काम माइलिनेशन का? ये कर पाते हैं श्वान सेल्स। कंजेनाइटल ओवेरियन हाइपोप्लाजिया नाम से ये जो डिसीज है, इसे टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं, और ये केवल और केवल फीमेल्स को इन्फ्लुएंस करती है। उन्हीं को होती है जहां पर उनके हाथ, पैर, फेस और उनकी हाइट सब कुछ इन्फ्लुएंस हो सकती है, और वो कुछ अलग दिख सकती है, भिन्न दिख सकती है एक नॉर्मल इंसान से। फिजिकल ट्रेसेस ऑफ मेमोरी कहलाते हैं एनग्राम। हमारे पास है एक न्यूरॉन, और हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल जो कि एक्सॉन हिलॉक में प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, वो जब ट्रेवल करती है तो वो एक्सॉन से होती हुई टर्मिनल बटन्स की तरफ जाती है। बीच में पड़ते हैं माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ जो है वो पूरी तरीके से कवर नहीं कर रखी होती, बल्कि वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ गैप होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जंप करते हैं बिटवीन नोड्स, और ये होता है फास्टर ट्रांसमिशन के लिए। तो इन वाले गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो ये न्यूरल कनेक्शंस की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एगोनिस्ट कौन होते हैं। ये होते हैं ड्रग्स या केमिकल्स जो कि बाइंड कर लेते हैं और मिमिक करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को। यहाँ पर ये रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देते हैं, और ये एगोनिस्ट कहलाते हैं। जबकि अगर केमिकल या ड्रग ब्लॉक कर रही है रिसेप्टर को और एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है अगले न्यूरॉन में, तो ये कहलाए जाएंगे एंटेगोनिस्ट। ट्रांसवर्स टेम्पोरल जाइरस जो है ये हमारा पाया जाता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ये एक ब्रेन रीजन है जो कि क्या चीज़ देखता है? ये देखता है साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसी है, इंटेंसिटी कैसी है, ड्यूरेशन कैसी है, और ये सारी चीज़ें जो है ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स में रहते हुए दिख रहा होता है। टीएमएस जो कि है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये है एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। किस चीज़ का ये यूज़ किया जाता है? ओसीडी या फिर डिप्रेशन के केसेस को क्योर करने के लिए। यहाँ पर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन का यूज़ किया जाता है। तो जब भी ट्राइसोमी 21 ये वाला शब्द आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए एक्स्ट्रा जीन की कॉपी, जो कि बन जाती है अनफॉर्चुनेटली जब लोगों को हो जाता है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच कहलाती है फोनीम। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब एक्स्ट्रा नेगेटिव हो जाती है, बहुत एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिविटी की स्टेज है ये कहलाती है हाइपर पोलराइजेशन। जहाँ पर न्यूरॉन वेट कर रहा होता है जब उसने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया होता है, और एक ब्रीफ फेज होता है जहाँ पर वो फायर नहीं करता। तो ये पीरियड पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ये कहलाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। तो अगला कॉन्सेप्ट है कन्फेब्युलेशन। ये क्या है? यहाँ पर आप मेमोरी डिस्ट्रप्शन देखोगे। यहाँ पर आप देखोगे कि मेमोरी जो है वो अब वैसी नहीं है जैसी वो थी, उसमें कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन, कुछ डिस्टॉर्शंस वहाँ पर हुए हैं, जिसकी वजह से अब जो कंटेंट एक्चुअली में स्टोर हुआ था वो चेंज हो चुका है, फैब्रिकेट हो चुका है। ईगोसेंट्रिज्म पियाजे से रिलेटेड है, जीन पियाजे जिनका नाम फेमस है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? यहाँ पर पर्सन अपने पर्सपेक्टिव के अलावा दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता, तो अदर्स का पर्सपेक्टिव बिग नो। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंफॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन से लेते हैं, जैसे कि ये हो रहा है यहाँ पर, ये है स्टिमुलस और इसने इंफॉर्मेशन को भेजा हमारे सेंस ऑर्गन की तरफ। तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन जब उस इंफॉर्मेशन को लेगा तो वो उसको चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही जाएंगे ब्रेन में। ये जो प्रोसेस होगा ना चेंज का, जहाँ पर साउंड की वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये कहलाया जाएगा ट्रांसडक्शन। बॉडी के नेचुरल पेन रिलीवर कौन होते हैं? ये होते हैं एंडोर्फिन्स। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से बहुत सारी आ रही है, लेकिन जब हम उसे ग्रुप कर देते हैं मीनिंगफुल यूनिट्स में, तो ये ग्रुपिंग का प्रोसीजर कहलाया जाता है चंकिंग। यहाँ पर ये मेमोरी अच्छे से दिमाग में रहे, बन जाए, इसीलिए किया जाता है। और क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो चंकिंग उसमें हेल्प करता है। कॉग्निटिव ट्रायड, अब ये जो वर्ड है ये एरन बेक की जो डिप्रेशन से रिलेटेड स्टडीज है उसमें आपने देखा होगा, जहाँ पर आप ये जान पाते हो कि पर्सन जब डिप्रेशन में होता है तो उसका अपने प्रति, दूसरों के प्रति और अपने फ्यूचर के प्रति जो एटीट्यूड है, जो बिलीव्स हैं, वो बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, और सीबीटी जो है वो उसी को टारगेट करती है। तो डोपामिन जो है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका रोल हमें दिखेगा सिजोफ्रेनिया में, जहाँ पर ये एक्सेस में रिलीज होगा, जबकि पार्किंसन डिसीज में इसकी डेफिशिएंसी देखी जाएगी। 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेटामाइन जो है ये सेरोटोनिन के लिए वर्ड है, इसको 5
HT भी कहा जाता है। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो और आपका रिलायंस है इनिशियल इन्फॉर्मेशन पर जो कि एंकर है आपके केस में, तो ये जो बायस हो जाएगा ना आपकी डिसीजन मेकिंग में, ये कहलाएगा एंकरिंग बायस। जब हम किसी चीज़ में लगे हुए हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट उस चीज़ में किया है, उस बिजनेस में किया है, हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किया है, और हम चाहते हैं कि यार अब इतना पैसा लगा दिया तो थोड़ा सा और सही, तो हम कंटिन्यू रखते हैं इन्वेस्टमेंट को। हालांकि हमें लॉस हो रहा है या हमें कुछ मिल भी नहीं रहा, फिर भी क्योंकि हमने प्रीवियसली काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा पैसा ही तो लगेगा, ये सोचकर जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो ये कहलाती है संक कॉस्ट फैलेसी। डेविड डनिंग एंड जस्टिन क्रूगर का नाम आता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट में यहाँ पर पर्सन जो कि एक्चुअल में अच्छी एबिलिटीज लिए हुए होते हैं, वो अपने आप को कम समझते हैं एज कम्पेयर टू वो जो कि लेस स्किल्ड हैं। वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने पोटेंशियल को, जबकि हाईली स्किल्ड जो है वो अपने आप को कम समझ रहे होते हैं। टेस्ट में जब हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है तो ये कंसिस्टेंसी जो है रिलायबिलिटी कहलाती है, जबकि अगर रेशनलाइजेशन की बात करें तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपनी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स या बिहेवियर को थ्रू लॉजिकल रीजंस। टेस्ट जब मेजर कर रहा होता है जिसके लिए वो बना है उसी चीज को, तो ये कहलाता है उसकी वैलिडिटी। सो थैंक यू सो मच इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।